हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वागत है हमारी इस मास सीरीज में। और साथ ही आप सभी को दीपावली के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आपके लिए अगली दीपावली बहुत ज़्यादा ये दीपावली के साथ साथ आने वाली अगली दीपावली आपकी सफलता के साथ जुड़े। उसके लिए आप सभी को आने वाले समस्त एग्जामों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारी इस महासीरीज चल रही थी, इसमें हमारा एक पॉइंट था कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग का तरीका भी सिखाया जाए, मेंस की। और इसके लिए दोस्तों हमने आपको डेली आंसर राइटिंग के लिए भी चीज़ चलाई। कुछ आंसर हम शेयर कर रहे थे, कुछ हम अपने लेवल पे ले आए थे। लेकिन दोस्तों अभी तक हमने जो इसमें डिस्कशन किया है, इसमें पॉलिटी के पार्ट के लगभग लगभग हमने संघवाद तक सिस्टम को पढ़ लिया है। और संघवाद के सिस्टम के तक जो संघवाद वाला टॉपिक है, यहाँ तक अगर हमने जो पार्लियामेंट सिस्टम पढ़ा है, संघवाद सिस्टम पढ़ा है, फंडामेंटल राइट पढ़ा है, डीपीएसपी पढ़ा है, इन सारी चीज़ों को जो अब तक हमने पढ़ा है, इनसे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन बने हैं, पूछे हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेडली बनाए जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को जो हमने पढ़ाया है उन्हीं के आधार पर सारे क्वेश्चन आपको यहाँ डेली आंसर राइटिंग में शेयर किए जा रहे हैं। और इसमें लगभग एक साथ आपको शेड्यूल शेयर किया जाएगा। आपको पर डे 2 क्वेश्चन इसमें से लिखना है, 5 डेज, वीक में 5 दिन। और अपने क्वेश्चन को लिखने के बाद तुरंत उसको हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप है उसमें शेयर कर दें। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे द्वारा जो जो लेक्चर आपको पढ़ाए गए हैं पॉलिटी के अंतर्गत, लगभग लगभग 25 लेक्चर हो गए होंगे अभी तक, उन सारे लेक्चरों में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। कुछ लेक्चर अभी भी अपलोड होंगे जल्दी, उनमें इनका आंसर मिल जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे सारे वीडियोज को आप अच्छी तरीके से एंड तक देखें, उससे उसके विश्लेषण को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें, फिर एक स्टैंडर्ड बुक है उसका अनुसरण करना है, और उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को लिखें। तो डेफिनेटली है कि आपकी आंसर राइटिंग है बहुत अच्छा हो जाएगी और आप अच्छा आंसर लिख देंगे। और यदि आप GS2 के आंसर लिखने में सक्षम हो जाएंगे, तो डेफिनेटली है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि GS2 बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा उसकी लैंग्वेज क्रिटिकल आती है। तो इसलिए इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन बनाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी जोड़ा है, और कुछ क्वेश्चन जो हमने एक्सपेक्टेडली अपने लेवल पे बनाए हैं, उन क्वेश्चनों को आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इसमें मैंने क्या किया है कि आपको जैसे डे 9 तक तो हम क्वेश्चन आपको शेयर कर चुके हैं ग्रुप में दोस्तों, बहुत सारे लिख भी लिया उनमें। डे 9 तक आपको क्वेश्चन शेयर किया जाता है। अभी तक हम लगभग एक क्वेश्चन आपको शेयर कर रहे थे, लेकिन अब डे 10 के क्वेश्चन है वो आपको इसमें शेयर किया जाएगा। डे 10, डे 11, डे 12, डे 10 से लेकर के लगभग लगभग डे 22 तक इसमें क्वेश्चन आपको शेयर किए जा रहे हैं। और हर पर डे आपको 2 क्वेश्चन इसमें शेयर किए जाएंगे। और ये पूरा पॉलिटी का पार्ट अभी हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं महासीरीज के अंतर्गत, उसी सब्जेक्ट को इसमें आंसर राइटिंग के लिए लिया जा रहा है, जो इस बात का प्रूफ देगा कि जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं उससे आप आंसर देने में सक्षम है या नहीं। यदि आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं, उसको अच्छे से अनुसरण कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आप अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से देने में पूरी तरह सक्षम होंगे। हम जैसे ही क्वेश्चन, जब हमें समय मिलेगा, डेफिनेटली इन्हें कुछ मॉडल आंसर आपको शेयर कर जाएंगे। अदरवाइज मैं आपकी जैसी कॉपी आती है उसमें भी मॉडल आंसर का ड्राफ्ट तैयार कर देता हूँ, उसमें भी शेयर कर देता हूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को, एक एक क्वेश्चनों को लिखने की पूरी कोशिश करें, और इनको लिखने से पहले हमारे समस्त वीडियो जो चलाए जा रही है महासीरीज में, उनको अच्छे से देखें। यदि आप 2023 की स्टेट PCS या UPSC के एग्जाम में सच में अपियर होना चाहते हैं, सच में आपको आंसर राइटिंग करनी है, सच में आपको मेंस क्वालिफाई करना है, तो इन वीडियो को जरूर देखें। जो महासीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है उसको जरूर देखें। यदि आप उन वीडियो को देखेंगे तो ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने 20 से 25 क्वेश्चन जो शेयर किए हैं आपके साथ इस PDF में, ये PDF भी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तो इस PDF में जो जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं, डेफिनेटली आप हर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे। बशर्ते आपसे कंडीशन यही है कि वीडियोज को देखें, एक बार हमारे नोट्सों को पढ़ें, एक बार कोई बुक आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप राजेश मिश्रा सर की बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। उनको पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग करें, डेफिनेटली आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाला कैंडिडेट भी यदि उन वीडियो को देखेगा तो इनका आंसर देने में अपने आप को सक्षम पाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे इस वीडियो को देखें, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पिछले जो वीडियो चल रहे हैं पॉलिटी की सीरीज के अंतर्गत, महासीरीज चल रही है हमारी, उसमें से उन सबको देखें और एक एक वीडियो को समझने की पूरी कोशिश करें। उसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो उसको आप डेफिनेटली पूछें।
तो दोस्तों इसमें डे 10 के अंतर्गत मैं छोटा सा बेसिक सी चीज आपको बताता जाऊंगा, बाकी लिखना आपको ये क्वेश्चन। डे 10 के अंतर्गत हमने 2 क्वेश्चन शेयर किए हैं और ये विशेषकर इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है। दोनों क्वेश्चन इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है और ये दोनों क्वेश्चनों को आपको समझाना है, बताना है, एक एक चीज को अच्छे से समझाना। और हमने जो इमरजेंसी पढ़ाई है दोस्तों, उस इमरजेंसी में इस क्वेश्चन का हमने आंसर आपको अच्छे से बताया। अगर आप जैसे आपातकालीन प्रोविजन वाले, जो हमने फेडरल सिस्टम के अंतर्गत हमारा पार्ट चल रहा है आपातकालीन प्रोविजन, उसको यदि आपने वीडियो अच्छे से देखा तो आप इसको डेफिनेटली अच्छे से कर पाएंगे। हमने उस वीडियो को जल्दी ही शेयर करेंगे, शायद अभी लगता है कि उस वीडियो को शेयर नहीं किया, लेकिन उससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, उनको पहले देखो, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि यदि आप डायरेक्ट वीडियो देखने लग जाएंगे, पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से इंटरलिंक है। थोड़ा सा मैं बेसिक सा जो नए बिगनर्स होते हैं उनके लिए क्वेश्चन को बना देता हूँ कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। दोस्तों कभी भी आंसर राइटिंग आप करें, कोई भी बिगनर हो, अगर आपको आंसर राइटिंग करनी तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। सबसे पहली कंडीशन है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। जैसे मैं पढ़ूं, आपातकालीन स्थिति के प्रावधानों के उल्लंघन को सीमित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं, उदाहरण सहित समझाइए। Which are the steps have been taken for limitation of violation of provision of emergency, explain with example। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो हमारे यहाँ आपातकालीन जो प्रोविजन दिए गए हैं कौन कौन से, पहले तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों। 352, 356 और 360 में जो ये प्रोविजन है, इनका एक बात तो फिक्स है, इनका कहीं ना कहीं मिसयूज हुआ है। तो मिसयूज के पहले एग्जाम्पल देने, जैसे 356 का मिसयूज का एग्जाम्पल देना है, और उसके बाद बताना कि अब ऐसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या ऐसे संसद के द्वारा कौन से कार्य किए गए हैं जिनकी वजह से इनके वॉयलेशन को सीमित कर दिया गया है। आपको एग्जाम्पल सहित उन वॉयलेशन के उन कदमों को बताना है। तो ये जब हमारे इमरजेंसी वाले टॉपिक में यदि आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली इसको अच्छे से पढ़ जाओगे। और दोस्तों कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट करो तो इसको, जैसे आपातकालीन प्रोविजन है तो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा, फेडरल सिस्टम, इसलिए इसकी शुरुआत भी आप डायरेक्ट फेडरल सिस्टम से ही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन शुरुआत करने का बढ़िया तरीका होता है उसकी होलिस्टिक वे में तैयार स्टार्टिंग करो। इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन फेडरल सिस्टम, इन शब्दों से जब आप उसकी शुरुआत करोगे और इन शब्दों से शुरुआत करते हुए जब शब्द को जोड़ोगे कि इंडियन फेडरल सिस्टम है, यानी भारतीय संघात्मक शासन प्रणाली राज्य और केंद्र के मध्य स्वायत्त और समकक्षता की बात करता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में इमरजेंसी के दौरान यह शासन प्रणाली एकात्मक में कन्वर्ट हो जाती है। इस क्वेश्चन की शुरुआत और इस क्वेश्चन की शुरुआत आप इसी टॉपिक से कर सकते हैं। अपने लेवल पे भी आप इसकी लैंग्वेज बदल सकते हैं। चाहो तो आप डायरेक्ट इमरजेंसी प्रोविजन को बता सकते हो, चाहे तो आप इमरजेंसी जो प्रोविजन है उनका क्या महत्व है उसके आधार पे बता सकते हो। किसी भी तरीके से आप एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग का ध्यान रखें कि वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसको क्वेश्चन से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखें, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, इमरजेंसी से जुड़े हुए, ये डे 10 में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपको डे 10 के अंतर्गत लिखना है। अभी डे 9 के क्वेश्चन आपने लिख दिए होंगे कहीं ने, जिसने डे 9 के क्वेश्चन नहीं लिखे वो डे 9 तक के क्वेश्चन पहले लिखे। दोस्तों हम कोई डे फिक्स नहीं कर रहे कि आपको किस दिन लिखना है, लेकिन जो भी कैंडिडेट इन क्वेश्चनों को लिखना है वो सिक्वेंस से लिखे, डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का, डे 4 का, डे 5 का। ठीक है। और जब भी आप अपनी कॉपी शेयर करो उस कॉपी में लिख दो कि ये क्वेश्चन डे 10 का है या डे 9 का है। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और इससे आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा। GS2 के अंतर्गत जो पॉलिटी पार्ट है जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसको विद द प्रूफ आप अच्छे से सॉल्व कर जाओगे। इस तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए गए, एक एक वीडियो में आपको विश्लेषणात्मक क्षमता डेवलप की गई है। कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमने कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की पूरी कोशिश की है। और जो कैंडिडेट पहले पढ़ रहे थे या नए कैंडिडेट जो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए वो सारे वीडियो बड़े हेल्पफुल रहेंगे। आपको इधर उधर ज़्यादा कोई कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते उनका फॉलोअप आपको करना पड़ेगा। यदि आपने फॉलोअप नहीं किया तब तो कोई फायदा नहीं उसके बाद। इसी प्रकार से डे 12 क्वेश्चन हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम से पूछे गए। पार्लियामेंट्री सिस्टम का पतन वर्तमान समय में वर्तमान समय में हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम का पतन हो रहा है, उसके समक्ष कौन कौन से चैलेंजेस हैं। संसदीय प्रणाली का पतन वर्तमान समय में संसद के समक्ष नई चुनौतियों के कारण। इसी प्रकार पहले दूसरे क्वेश्चन को समझाता हूं, पहले वो है आपातकाल से कि आपातकाल स्थिति में जो आपातकालीन सिचुएशन है, हमारा आपातकालीन जो सिस्टम है उस संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक प्रणाली में बदल देता है। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यानी कि क्या आपातकाल कैसे एकात्मक को बदलता है, उसके कारण बताने, और कितनी चीजें वो एकात्मक को बदलता है। तो ऑब्वियसली राज्यों की स्वायत्ता सीमित होती है, परंतु ये आपातकाल हमेशा बुरा नहीं होता।
क्योंकि राज्यों की स्थिति को सुधारने के लिए और वह संवैधानिक प्रोविजनों को लागू करने के लिए हमें वहाँ इमरजेंसी लागू करना जरूरी है, इसलिए इसको क्रिटिकल रिव्यू पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें प्लस पॉइंट और माइनस, थोड़े बहुत माइनस पॉइंट, मतलब माइनस पॉइंट तो पता नहीं है लेकिन प्लस पॉइंट भी है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि इमरजेंसी प्रोविजन कैसे इंडियन फेडरल सिस्टम को यूनिटरी फेडरल सिस्टम में बदलते हैं, तो वो आपको बताने पहले। और कभी भी आप शक्तियों के विभाजन को बताओ तो उसको मुद्दे वाई बताओ, विधायी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और अन्य, ऐसे बताओ, इन मुद्दों वाई बताओ उनको, तब जाके क्वेश्चन में दम आती, ठीक है। ये इमरजेंसी जुड़े हुए क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो संसद से जुड़ा हुआ है, ये टॉपिक हमने पढ़ा दिया है, आपके वीडियो भी इसमें प्रोवाइड करवा दिया गया। इमरजेंसी की वीडियो भी अपलोड नहीं है, उसको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन ये वीडियो हमने अपलोड कर दिया इसलिए इसको आप देख सकते हैं। इसमें संसदीय प्रणाली का पतन वर्तमान समय में संसद के समक्ष नई चुनौतियों के कारण, ऑब्वियसली न्यू चैलेंजेस इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के समक्ष आ रही है, उनके कारण है। अब न्यू चैलेंजेस कौन सी, वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पहली चैलेंजेस, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, मतलब मैं नहीं बता रहा, ये हमारे टॉपिक में वहाँ अच्छे से बताया गया। दूसरी चैलेंजेस, बहस है वो कम हो रही है। तीसरी चैलेंजेस, बैठक है वो कम हो रही है। चौथी चैलेंजेस, कार्यपालिका अच्छे से, मतलब संसद अच्छे से, जो सांसद है वो भाग नहीं ले रहे, वो एब्सेंट ज्यादा हो रहे। ऐसे करके 4-5 पॉइंट है वो आपको बताने, और फिर इनसे एग्जाम्पल सहित समझाओ, उनको जस्टिफाई करो कि इनकी वजह से संसद का पतन हो रहा है। और संसद का पतन का मतलब संसद की कार्यप्रणाली कम हो रही है। संसद का मेन काम विधि का कार्य, संसद का मेन काम कार्यपालिका को जवाबदेही बनाना, संसद का मेन काम जनता की आवाज और उसका रिप्रेजेंटेशन करना, संसद का मेन काम डेमोक्रेसी के लिए बेस का मंच प्रोवाइड करवाना। क्या संसद इन कामों को कर पा रही है? तो कितना कर पा रही है, कितनी दिक्कत आ रही है, यही इस क्वेश्चन में आपको बताना है। लेकिन जहां भी आप चैलेंजेस बताओ वहां उनका सॉल्यूशन जरूर बताना है संक्षिप्त में। यदि पूछा नहीं है तो शॉर्ट में बताओ, पूछा है तो विस्तार में बताओ, ठीक है। तो द डिक्लाइन ऑफ द पार्लियामेंट सिस्टम इज ड्यू टू द न्यू चैलेंजेस बिफोर द पार्लियामेंट इन प्रेजेंट टाइम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो दोनों लैंग्वेज में, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है वो भी इस क्वेश्चन को लेकर इंग्लिश मीडियम की कॉपी भी शेयर करे, उसको कॉपी भी चेक कर दी जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी हो सकता है इन क्वेश्चनों को थोड़ा घुमा के दे सकते हैं। ये क्वेश्चन वो है जो हमारे द्वारा बनाए गए, यूपीएससी हो सकता है इनकी लैंग्वेज को थोड़ा बदल दे, बट इन सारे क्वेश्चनों का जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, वो सेम रहेगी। अगला पूछा है, संसदीय विशेषाधिकार संसदीय प्रणाली की मूलभूत आवश्यकता है, व्याख्या करें। यानी कि क्या संसदीय प्रणाली को बनाए रखने के लिए संसदों के पास विशेषाधिकार होने चाहिए, इसको हमको बताना चाहिए। तो संसदीय प्रणाली की मेन क्या है, जवाबदेहिता बढ़ाना। मेन काम क्या है, विधि निर्माण। मेन काम क्या है, जनता की आवाज, है ना। मेन काम क्या है, कार्यपालिका को जवाबदेही बनाना, ठीक है ना, वित्तीय जवाबदेही बनाए रखना। तो क्या विशेष अधिकारों के माध्यम से कर पा रहे, नहीं कर पा रहे? तो ऑब्वियसली विशेष अधिकार जरूरी है, क्यों? क्योंकि विशेष अधिकारों के माध्यम से ही वो कार्यपालिका को नियंत्रण कर पाएंगे। विशेष अधिकारों के माध्यम से एक सांसद सदन प्रक्रिया में अच्छे से बोल पाएगा, बहस कर पाएगा, जिससे विधि की गुणवत्ता आएगी। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इनको बस आपको कोरिलेट करना है, ठीक है। ये हुआ डे 11 में क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिखने हैं आपको जो मुख्य रूप से पार्लियामेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों डे 12 में भी अगर 2 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पॉलिटी के GS2 के हैं जिनको हम पढ़ा चुके हैं, और ये क्वेश्चन, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन स्टेट PCS में आ चुके हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है घूम फिर के आने की पूरी संभावना है। जैसे लोकतंत्र में संसद समाज का प्रतिबिंब है, एग्जाम्पल सहित समझाइए। दोस्तों ये पार्लियामेंट वाला टॉपिक है, शायद उसका वीडियो हम जब तक आप डे वाले क्वेश्चन में पहुंचेंगे तब तक आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगा। उस वीडियो में हमने आपको बताया कि समाज का कैसे प्रतिबिंब है, अगर धर्म के आधार पर देखेंगे, जाति के आधार पर देखेंगे, लिंग के आधार पर देखेंगे, ठीक है ना, इसके आधार पर, शिक्षा के आधार पर देखेंगे कि जो समाज की व्यवस्था है वही हमारी पार्लियामेंट में दिखाई देती है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं इतना ही समझाऊंगा, बाकी आप लिखो। बाकी तो हम जरूरत पड़ी तो कुछ क्वेश्चनों के मॉडल आंसर जब शेयर करेंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे, बट आप समझ मार चाहिए हाँ लिखना क्या है, मैं वही थीम आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल देने, तो एग्जाम्पल यही है, मतलब एग्जाम्पल पॉइंट यही, धर्म के आधार पर एग्जाम्पल दे दो, जाति के आधार पर, ये हमारे यहाँ सभी वर्ग में, तो जैन धर्म का इतना बहुमत है, बौद्ध धर्म का इतना बहुमत है, जात लिंग के आधार पर देख लेंगे, महिलाओं का इतना बहुमत है। तो जितनी भागीदारी, जितना पार्टिसिपेशन उनका है, उतना आपको लिखना है विद द फैक्ट। मेरे नोट्स में इनको शेयर भी किया गया, आप देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखें, भारतीय संघीय व्यवस्था अर्ध संघीय है, केसी व्हीलर।
ये एक तो ऑप्शनल में पूछा था PSIR के अंतर्गत कि क्या इंडियन फेडरल सिस्टम है वो सेमी फेडरल सिस्टम है। इसको मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया कि कैसे सेमी फेडरल का मतलब है कि भारत ने संघीय ढांचा तो अपनाया है, परंतु केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया है। अब ऐसे दो पार्टों में क्वेश्चन हो गया, एक तो संघीय ढांचे के बारे में बता थोड़ा सा भारत में कौन कौन सी ऐसी विशेषता है जो संघीय ढांचे को बताती है, और सेकंड कौन कौन सी ऐसी विशेषता है जो केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली करती है, ठीक है ना। और वही मुद्दे यूज करने, विधायी कार्य, प्रशासनिक कार्य, वित्तीय और आपातकालीन। बस इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी तो आप फैक्ट इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट वहां से ले सकते हैं, इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा डे 13 के अंतर्गत हमने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं। जब आप डे 13 पे पहुंचे, देखो सीक्वेंस से लिखो, आप अपने लेवल पर डिसिप्लिन रखो, जो जिस तरीके से क्वेश्चन लिखेगा ये सेल्फ लेवल पर आपको लिखना है, बिना देखे लिखना है, समझ के लिखना है। बस आपको कोशिश करनी है कि हमारे वीडियो देखने है उसके बाद लिखना है। अगर आप वीडियो देखोगे तो उसके बाद श्योरिटी से इन क्वेश्चनों का आंसर देने में सक्षम होंगे। और आप पे जैसा भी क्वेश्चन लिखा जाए, अच्छा बुरा किसी भी तरीके का, आप उस क्वेश्चन को जरूर लिखें और शेयर करें हमारे ग्रुप में, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस प्रकार से जुड़ें ताकि बहुत ज़्यादा फायदा हो और एग्जाम में जल्दी ही सफलता मिले। इसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन है वो भी हमारा फेडरल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इनसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप किसी भी एग्जाम में जाके देख लें। तो यदि हम क्वेश्चन 1 की बात करें दोस्तों, तो भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों के विभाजन केंद्र के पक्ष में अधिक है, उदाहरण सही समझिए। जो ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है आपको डे 12 में, लगभग इस क्वेश्चन की विषय वस्तु सेम होगी, बट इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन चेंज होगा। वो आपको देखना है क्वेश्चन की डिमांड के आधार पर कैसे चेंज होगा, ठीक है। बाकी विषय वस्तु जो मेन बीच का फैक्ट है वो सेम टू सेम रहेगा, लगभग सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये दिखाया कि संघीय ढांचा बताना है, इसमें संघीय ढांचे को कम करके इस पर ज्यादा फोकस करना है, सेकंड वाले पार्ट। ये इस क्वेश्चन की डिमांड। सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखनी दोस्तों कि हमेशा क्वेश्चन की डिमांड क्या है, किस पार्ट ने कितना मांगा है, किस पार्ट का कितना बैलेंस है, उसी आधार पर आंसर दे। हम कई बार क्या करते हैं एग्जाम में, सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा क्या होता है कि अगर हम क्वेश्चन ने 2-3 पार्ट मांगा है और हम क्या करते हैं एक पार्ट में बहुत ज्यादा लिख देते हैं, दूसरे पार्ट में बहुत कम कर देते हैं, और क्वेश्चन की डिमांड के आधार पर हम आंसर नहीं दे पाते, और इसी की वजह से हमारी मार्किंग कम हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा क्वेश्चन की हर पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ो, कौन से पार्ट की कितनी डिमांड है उसको समझो, और फिर उसका आंसर राइटिंग करो। और ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस से आती हैं, कोई एक दिन में इनमें परफेक्ट हो नहीं हो सकता। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, जब बार बार आप कॉपी चेक करवाओगे, तो उसमें फीडबैक जब आपको मिलेगा, और जब फीडबैक को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, तब जाके आपकी चीजें सुधरेंगी। क्वेश्चन 2 देखें तो एकात्मक व्यवस्था के स्तर पर अर्थात ये जानना चाह रहा है कि भारत ने संघीय ढांचे को क्यों अपनाया। इसका उत्तर आपको हमारे नोट्स में, आपको हमारे वीडियो में अच्छे से मिल जाएगा, आप अच्छे से इसका उत्तर दे सकते हैं। डे 14 में 2 क्वेश्चन है। भारतीय संघीय व्यवस्था इसकी राजनीतिक दलीय प्रणाली से अधिक प्रभावित है, इसे बदलते संघीय व्यवस्था के साथ स्पष्ट करें कि भाई फेडरल सिस्टम किस तरीके से चेंज हुआ है इंडिया का 1950 से लेकर के आज तक, और उसमें पॉलिटिकल पार्टियों का क्या रोल रहा, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का क्या रोल रहा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 PSIR पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। इसके अलावा यही क्वेश्चन एक बार और GS2 में भी पूछा गया है। लैंग्वेज इसकी अलग हो सकती है बट विषय वस्तु उसकी सेम है कि इंडियन पार्टी सिस्टम कैसे इंडियन फेडरल सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, ये आपको बताना है। और ये सारी चीज आएंगी दोस्तों प्रैक्टिस से, और इसका आंसर हमने अच्छे से आपको बताया है। हमारे वीडियो देख सकते हैं फेडरल वाले सिस्टम की वीडियो, उसके वीडियो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। जब तक आप 14 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचे, मतलब 14 डे 14 में पहुंचेंगे, तब तक आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप स्टार्टिंग की वीडियो देखें, और जिन जिन क्वेश्चनों का आंसर उन वीडियो के माध्यम से आप दे पाने में सक्षम है वो दें। बाकी अगले शेयर कर जाएंगे जल्दी आपको। दीपावली, जैसे दीपावली के बाद, क्योंकि अभी दीपावली में बहुत सारे दोस्त बिजी होंगे, तो दीपावली के बाद हम कंटिन्यू वे में वीडियो बना दिए हैं, कंटिन्यू वे में हम उनको शेयर करेंगे, और लगभग जल्दी ही क्या करेंगे, पॉलिटी को समाप्त कर देंगे, और फिर आप आंसर राइटिंग करके उनकी प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1 नहीं। भारतीय संघीय व्यवस्था कोऑपरेटिव है, सहकारी संघवाद है, उदाहरण से कैसे भारतीय संघीय व्यवस्था कोऑपरेटिव है। तो इसका आपको बताना है कि जैसे GST काउंसिल है,
जैसे आर्टिकल 263 हुई, तो बताना कि कोऑपरेटिव है समवर्ती सूची के माध्यम से। अब ये आप वीडियो से समझा पाएंगे, वीडियो आप देखो, उसमें से इसका आंसर आप देख पाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार डे 15 में हमने क्वेश्चन 2 दिए, भारतीय संघ व्यवस्था राष्ट्रीय तत्व पर आधारित, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घुमा फिरा करके जरूर देंगे कि कैसे राष्ट्रीय जो संघीय व्यवस्था है वो राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। ये पीएसआईआर में भी ऑप्शन में आ सकता है दोस्तों, जिनका पीएसआईआर ऑप्शनल है वो ध्यान रख लें। अलेक्जेंड्रो नाम का एक क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रो उसने ये बोला है, अलेक्जेंड्रो द्वारा का इसको बोला गया है तो कि भारतीय संघीय व्यवस्था है वो राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। तो ये पीएसआईआर ऑप्शनल में भी बन सकता है और जीएस2 में भी क्वेश्चन बन सकता है घुमा करके, इसलिए इसको याद रखें। आपको क्या लगता है कि सहयोग प्रतिस्पर्धा, यूपीएससी ने क्वेश्चन 2020 में पूछा है दोस्तों ये, और यही हमारे द्वारा बनाए गए टॉपिक में से है। आपने अगर हमारा फेडरल सिस्टम पढ़ा तो वहाँ सहयोग भी आएगा, वहाँ प्रतिस्पर्धा भी आएगी और वहाँ टकराट भी आएगा, सारी चीज़ें हमने उसमें बताई है। उनके वीडियो आपको मिल जाएंगे, उन वीडियो को जरूर देखें, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। बस डिपेंड करेगा कि आप कितने उसको समझ पाए और कितना उनका यूज कर पाए, आप पे डिपेंड करेगा। इसमें 3 पार्ट है कि कोऑपरेशन वाला कौन कौन सा बनता है, तो कोऑपरेशन वाला तो क्वेश्चन हमारा पहले वाला था, वही क्वेश्चन इसका हो जाएगा। कंपटीशन जो हमारा नीति आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट जारी की जाती है, इंडेक्स जारी की जाता है, एसडीजी रिपोर्ट जारी की जाती है, कंपटीशन आता है राज्यों के बीच में, इन्वेस्टमेंट को लेकर कंपटीशन आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर कंपटीशन आ रहा है। इंदौर अगर क्लीन भारत स्वच्छता में टॉप आ रहा है तो गाजियाबाद टॉप क्यों नहीं आ रहा, जयपुर टॉप क्यों नहीं आ रहा, इसको लेकर के राज्यों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कंपटीशन चल रहा है और यही कम्पिटिटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है। टकराव केंद्र राज्यों में टकराव हो रहा है, एग्जाम्पल दे सकते हैं ममता टीएमसी को ममता बनर्जी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में, पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में, राजस्थान गवर्नमेंट को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट में। जो टकराट है ये संघीय ढांचे में उत्पन्न हो रहा है, इसके क्या कारण है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लेकर के जो चेंजेस किए गए थे, है ना, और एक एक्ट था अनलॉफुल एक्टिविटी वाला जो एक्ट है उसको लेकर के चेंजेस किए गए थे, उससे भी किस प्रकार से मतलब केंद्र राज्यों में टकरार आए, एग्रीकल्चर एक्टों को लेकर केंद्र राज्यों में टकरार आया, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास, उन सबको देख सकते हैं कि टकरार कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा आप क्वेश्चन को समझोगे तब, और अगर आपने हमारे वीडियो पढ़े तो इनको काफी हद तक आप क्वेश्चन समझने में सक्षम होंगे। डे 16 में यूपीएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन 2019 या 18 में। क्वेश्चन देखो यूपीएससी की लैंग्वेज कैसी रहती है, एक बार एक वक्ता हमेशा एक वक्ता है। क्या आपको लगता है लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल को निष्पक्षता प्रदान करने के लिए इस प्रस्ताव को अपनाया जाना चाहिए। भारतीय संसदीय का, अब देखो मैंने लोकसभा के स्पीकर की निष्पक्षता के लिए 3-4 मुद्दे बताए थे कि धन विधेयक में उसकी निष्पक्षता नहीं रह पा रही है, और दल बदल कानून में लोकसभा स्पीकर है उसकी निष्पक्षता नहीं रह पा रही है। तो संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा स्पीकर का रोल एक वक्ता के रूप में हमेशा होना चाहिए। वक्ता का मतलब ये है, ये थोड़ी सी लैंग्वेज आपको समझा देता हूँ, इसका मतलब है कि अगर एक बार स्पीकर बन गया तो वो हमेशा स्पीकर बना करके उसको छोड़ देना चाहिए, वो पार्टी से उसको त्यागपत्र दिला दे, वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा, और जब वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं रहेगा तो उसके बाद वो किसी की तरह पक्षपात नहीं करेगा। इसलिए बोला जा रहा है कि एक बार वक्ता हमेशा के लिए वक्ता बना दो उसको, यानी वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, यानी कि एक बार जो स्पीकर बन गया उसको स्पीकर बनाने का मतलब ये कि उसको पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दिला दो, उसकी पार्टी निष्पक्ष होनी चाहिए, वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए, तब जाकर के ज़्यादा निष्पक्ष रह पाएगा। जैसा कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में प्रथा है दोस्तों, वो प्रथा यह है कि ब्रिटेन में एक बार कोई स्पीकर अध्यक्ष बन जाता है उसके बाद उसको पार्टी से त्यागपत्र देना पड़ता है, किसी पार्टी का नहीं देता, उसके बाद उसका रोल है। तो अब इसमें मुद्दे बताने कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों है, स्पीकर का क्या रोल है, स्पीकर का रोल विवादास्पद क्यों रहा, और स्पीकर को ऐसा बनाने के लिए किस तरह की प्रोविजन हम कर सकते हैं। ये आपके इस क्वेश्चन की डिमांड थी। 250 वर्ष में क्वेश्चन आया था, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। 2020 में मेंस में जीएस2 में क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। यदि आपने हमारे पार्लियामेंट्री के अंतर्गत अगर आपने लोकसभा स्पीकर के रोल को पढ़ा होगा तो वह डेफिनेटली इस क्वेश्चन के आंसर देखने में आप पूरी तरह सक्षम होंगे। दोस्तों एक चीज मैं फिर बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हम जो आपको पढ़ाते हुबेहू क्वेश्चन वहां से आए, हुबेहू कभी भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आप जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस कंटेंट को यदि समझा है तो उसको आप प्रेजेंट जरूर कर देंगे उस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको अच्छी चीज, इसका वीडियो आपको प्रोवाइड भी करवा दिया गया कि कुछ दशकों से राज्यसभा का बेकार स्टेपनी टायर, यानी कि राज्यसभा इररिलेवेंट होती जा रही है। बेकार स्टेपनी टायर का मतलब है राज्यसभा इररिलेवेंट होती जा रही है। उन कारकों के साथ बताइए कि पहली बात तो किसकी वजह से इररिलेवेंट हुई है, और फिर आपको राज्यसभा का रोल जरूर बताना है कि राज्यसभा इररिलेवेंट नहीं है, राज्यसभा इररिलेवेंट नहीं है। देखो ये क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है लेकिन बताना है, क्योंकि राज्यसभा वर्तमान में बनी हुई है और उसकी प्रासंगिकता है। इसके लिए इसमें क्या है, क्वेश्चन ने नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा पूछ लिया कि राज्यसभा बेकार है, उसका कोई काम नहीं है, लेकिन आपको दोस्तों
उसके इररिलेवेंट जो पॉइंट है उसको बताओ कि किस तरीके से बेकार है, उसको पहले बताओ, लेकिन साथ में उसकी रिलेवेंट को भी बताओ कि राज्यसभा संघीय ढांचे में और राज्यसभा पार्लियामेंट्री सिस्टम में कितनी ज़्यादा रिलेवेंट है, और तब कंक्लूजन करो कि इन कमियों को यदि हम दूर कर देंगे तो राज्यसभा ज़्यादा सहयोगी भूमिका निभाएगी। डे 17 में क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन आप ये संघीय ढांचे से पढ़ोगे, ये क्वेश्चन न्यायपालिका से, इसमें मैंने डाल दिया। अभी न्यायपालिका जब हम पढ़ोगे तो वहाँ आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे, और मैंने क्वेश्चन को इसलिए डाला क्योंकि जब से ही हम न्यायपालिका में पहुंचेंगे वहाँ क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन संसदीय सिस्टम से है, ये मैंने पढ़ा दिया बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट्री सिस्टम को जोड़ के, तो वहाँ आप आंसर दे सकते हो। और ये क्वेश्चन भी मेन रूप से न्यायपालिका वाला जो पार्ट आएगा उसमें और अच्छे से बताया जाएगा। तो जब तक आप डे 17 तक पहुंचेंगे आपको न्यायपालिका की वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, और न्यायपालिका को वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चनों के आंसर आप अच्छे से दे पाओ। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं और बड़े बड़े नंबर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, बट ध्यान रखना यूपीएससी की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी रहती है, इस लैंग्वेज को समझ पाना आपके लिए बड़ी दिक्कत है। जैसे मैं क्वेश्चन 2 की अगर लैंग्वेज थोड़ी सी आपको समझाऊं कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति सीमित है, इस पूर्ण शक्ति में विस्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि लिमिटेड है। इस कथन में प्रकाश डालिए आर्टिकल 368 के तहत संसद की शक्ति को विस्तार करने के मूल ढांचे नष्ट कर सकते हैं, यानी कि इसकी असली डिमांड यह है क्वेश्चन की कि संसद की जो शक्ति है कि इसकी संशोधन की शक्ति वो आर्टिकल 368 के अंदर मिली है, वो सीमित है। ये बात सही है, क्योंकि अब उसको सीमित रखने के अच्छे लक्ष्य बताओ, सीमित किस तरीके से है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बताओ, और फिर उन जजमेंटों के माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बताओ, और फिर कंक्लूजन में आपको बताना है कि ये सीमित तो है, लेकिन चूंकि संसद संशोधन करने वाली शक्ति एकमात्र है, और चूंकि संसद का मुख्य उद्देश्य है कि समय के आधार पर संविधान को प्रासंगिक बनाए रखना और समाज की मांग के आधार पर उसमें संशोधन करना, लेकिन संशोधन का मतलब संविधान बदलना नहीं होता बल्कि उसमें सुधार करना होता है। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ संविधान को पूरी तरह बदलने से रोकता है, उसके बेसिक नींव को रोकता है, इररिलेवेंट संशोधनों को सीमित करता है। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन का डिमांड है, आप अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। इसके लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, और ये वीडियो न्यायपालिका वाले टॉपिक वाली जब वीडियो आपको शेयर किए जाएंगे उसको आपको जरूर देखना है, तब इसका आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है डे 18 का, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों डे 18 में भी हमने संसद से 2 क्वेश्चन दिए हैं, और जो हमने पढ़ा है उसी टॉपिक से क्वेश्चन दिए। जैसे इमरजेंसी का एक क्वेश्चन ये आ गया, यूपीएससी ने पूछा था, ये हमने आपको बताया है। वित्तीय आपातकाल हमने बताया है, अच्छे से पढ़ा है। इसके जो फेडरल सिस्टम के अंतर्गत हमने जो इमरजेंसी सिस्टम पढ़ाया था, इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ाई, वहाँ इसका पता है। 2 पार्ट है कि कौन सी परिस्थितियों में कर सकते हैं और उसका क्या मतलब आउटपुट होता है, क्या उसका परिणाम होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से राष्ट्रीय संसद के में व्यक्तिगत सांसद की भूमिका घट रही है, जिनमें बहस की गुणवत्ता और उनके परिणाम पर बहुत प्रभाव पड़ा, यानी कि देखो सांसदों की भूमिका घट रही है। अब पहले तो आपको बताना है कि कैसे एग्जाम्पल देना है कि बहस कम कर रहे हैं, है ना, प्रेजेंट कम रहते हैं, ठीक है ना। और क्यों घट रही है, क्योंकि वो एक तो दलीय प्रणाली है उस पर ज़्यादा प्रभाव बन रहा है। जैसे विप का प्रयोग करने की वजह से वो खुद नहीं बोलते बल्कि पार्टी के हिसाब से बोलते हैं, उनकी व्यक्तिगत सोच होती नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका कारण है विप का प्रयोग, दल बदल कानून वाला, उसका आपको जोड़ना है। दल बदल कानून की वजह से जो मैंने दल बदल कानून बताया था उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो बताया था उसके पॉइंट को यहाँ से लेना है। फिर ये राजनीति में अपराधी का, अब जब अपराधी प्रवृत्ति के हैं तो ऑब्वियसली वो अच्छे से बहस नहीं कर पाएंगे मुद्दों पे, उनको इस चीज़ की नॉलेज कम होती है, विशेषज्ञता कम होती है। फिर वो प्रेजेंट है वो कम रह पा रहे हैं। और फिर दलीय जो पार्टी दलीय वाला बताया दिया मैंने कि राजनीतिक हितों को ज़्यादा सुप्रियर दे रहे हैं वो, है ना, इसकी वजह से। फिर इससे नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो कार्यपालिका संसद के जो मूल काम है वो कम हो रहे हैं। जैसे जवाबदेहिता बनाने वाला काम नहीं कर पाते अच्छे से, विधि में गुणवत्ता नहीं आ पाएगी, जनता का जो रिप्रेजेंटेशन करती वो नहीं हो पाएगा। तो ये इनके मेन मुद्दे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से बताना है, ठीक है। और ये मैंने आपको वीडियो पढ़ाया संसद का, उसमें अच्छे से बताया। अगला क्वेश्चन हम देंगे डे 19 में, आपको लिखना है 2 क्वेश्चन डे 19 के अंतर्गत दिए गए दोस्तों। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं, उन्हीं को हमने दिया गया। आप क्यों सोचते हैं कि संसदीय समितियों के कार्य उपयुक्त माना, यानी मैंने पढ़ाया कि पार्लियामेंट्री कमेटियों का क्या रोल है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसके सांसद जब आप कॉमन उनका रोल बताते हो दोस्तों कि पार्लियामेंट्री कमेटियां जवाबदेहिता बनाए रख सकती है, विधि गुणवत्ता लाती है, विशेषज्ञता लाती है, उसमें इन्होंने पूछा है प्राक्कलन समिति के बारे में। उसके उन जितने भी आप देखो, अब कई बार हम गलती क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, प्राक्कलन समिति का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके कार्य बताएंगे, क्वेश्चन खत्म कर देंगे। क्वेश्चन वो नहीं, क्वेश्चन नहीं, वो डिमांड पूछ नहीं है। आपको क्या करना है कि संसदीय समितियों के बारे में स्टार्टिंग करनी है और उसमें एक एग्जाम्पल देना है प्राक्कलन समिति का।
ठीक है। और कॉमन आपको कार्य बताने कि संसदीय समितियों के ये कार्य होते हैं, लेकिन सारे कार्यों को प्राक्कलन समिति के साथ जोड़ के बताना कि जवाबदेहिता बनाने का काम होता है समितियों का, तो आप बता सकते हैं प्राक्कलन समिति के द्वारा जो वित्तीय जवाबदेहिता है उसको सुनिश्चित किया जाता है ना। या अगर हम बोल सकते हैं कि समितियों के द्वारा सूक्ष्म व्याख्या की जाती है, सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है, तो प्राक्कलन समिति द्वारा विभिन्न सरकारी खर्चों की माइक्रो लेवल पर उनके एस्टिमेट का एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आप जो कार्य तो बताओ, लेकिन उन सारे कार्यों को फिर आप प्राक्कलन समिति के साथ जोड़ के बताओ और फिर कंक्लूजन दो कि इसमें भी कमी है, इन्हें सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। तब जाके आपका क्वेश्चन दमदार बनता है। अब आप बहुत 90% लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्राक्कलन समिति के बारे में बताएंगे और डायरेक्ट इसमें उसके कार्य बता देंगे। क्वेश्चन की डिमांड वो नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैनिपुलेट हो गया है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें जल्दी से आप पिक नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है आपसे, वित्त आयोग का गठन। ये हम पढ़ाएंगे, वित्त आयोग वाले पार्ट आप पढ़ लेंगे, इसको फेडरल सिस्टम में हमने पढ़ाया है, उसमें आप देख सकते हैं। जैसे डे 19 में आप पहुंचेंगे तब तक आपको इसका क्वेश्चन शेयर कर, मतलब तब तक आपको इसका वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। दोस्तों ये पीडीएफ आपको अभी शेयर कर दी जाएगी वीडियो के बाद, लेकिन आपको क्वेश्चन एक दिन में 2 ही लिखने हैं, है ना, और उन्हीं को शेयर करना है। और क्वेश्चन आपको लिखना है मंडे टू फ्राइडे, बस सैटरडे संडे आपको कोई क्वेश्चन नहीं लिखना है। और जो भी दोस्त इन क्वेश्चनों को लिखें वो डे जरूर लिखें कि इस डे का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आप लिखो, उसमें आपको फीडबैक दिया जाएगा, आपको कॉपी चेक की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हम भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को हम भी लिख रहे हैं, जैसे हमारी ओर से हम लिखेंगे उन आंसरों को आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। ये सेम सीधा सा क्वेश्चन डायरेक्ट 280 वाला है। 280 में जो वित्त आयोग का गठन कैसे किया गया है, उसका गठन की प्रक्रिया बतानी है, वित्त आयोग के कार्य बताने बस। अगला क्वेश्चन वही है, पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ, वही लोक लेखा समिति। उस टाइम जब ऊपर तो पूछा था प्राक्कलन समिति का, और यहाँ पूछ लिया पब्लिक अकाउंट कमेटी। यूपीएससी ने पूछे हुए क्वेश्चन दोस्तों ये तो, और इस सब का आंसर हमारे जो कमेटी वाला जो चैप्टर बनाया है हमने इस पार्लियामेंट के अंतर्गत, उसी के आधार पर इसका आंसर देना है, ठीक है ना। तो कोई इसका कार्य बताने को पाए। इसके अलावा निजता के अधिकार को लेकर के फंडामेंटल राइट हो, ये बताना है कि ये मैंने आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाए हैं, वहां पर जो आर्टिकल 20 और 19 का जो विस्तार किया है उसमें न्यायपालिका का रोल, और उसमें आपको बताना है कि किस तरीके से ये ज्यादा डेमोक्रेटिक और ज्यादा फंडामेंटल होते जा रहे हैं। डे 21 में ये 1935 का जो अधिनियम है वो संघीय ढांचे को कैसे डिसाइड करता है उस पर हमें बताना है। तो ये भी हमने आपको 1935 का एक्ट पढ़ाया था जब हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, उसमें ये अच्छे से हमें आपको बताया गया था, वहां से इसका आंसर मिल जाएगा। मैंने इसकी परिचर्चा भी वहां पे की है, और आप लिखने की कोशिश करें, और इसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप इसको अच्छे से पूछ सकते हैं। उन संभावित कारकों पर चर्चा करें जो भारत को अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता सिर्फ करने से रोकते हैं, जैसा कि डीपीएसपी में लिखा गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि आखिरकार हमने 44 आर्टिकल के अंतर्गत यूनिवर्सल जो कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको हमने लिखा तो है लेकिन अब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो कौन से कारक है। इसका आंसर जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे और मेरे नोट्सों में जाके देखेंगे, मैंने मुद्दे बाई मुद्दे अच्छे से इसका आंसर बताया, पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इसलिए वहां इसका आंसर अच्छे से मिलेगा, आप देख सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखें। डे 20 में हमने क्वेश्चन लिखा है जो संघ हाल ही में सहकारी जो संघवाद है उसकी अवधारणा बढ़ी है। जो क्वेश्चन आपको ऊपर बताया गया सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर ये है। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है कि हाल के वर्षों में सहकारी संघवाद की अवधारणा पर जोर दिया जा रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर जोर दिया जा रहा है। कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर जोर दिया जा रहा है, संविधान में क्या प्रोविजन है, बाद में क्या प्रोविजन किए गए हैं, और क्या इसमें कमी है और कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यही क्वेश्चन की डिमांड है। The concept of cooperative federalism has been increasingly emphasized in recent year. Highlight drawback, देखो सबसे पहले इसका ड्रॉबैक बताना है, और एक्सटेंड टू कोऑपरेटिव, और कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ड्रॉबैक मतलब कमियां क्या है और कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम, और वो चीजें आपको बतानी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हुई, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने रिपीटेडली पूछा है कि व्यक्तिगत सांसद, जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि व्यक्तिगत रूप से सांसदों की जो भूमिका है वो कम हो रही है, और विशेषकर दलबदल कानून इसके लिए कैसे जिम्मेदार है, इसको आपको बताना है। इसके बारे में मैंने बताया कि दलबदल कानून को हम लेके तो आए अच्छे काम के लिए, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दलबदल कानून के नाम पर जो राजनीतिक पार्टियों को जो हद से बड़ा है संसदीय प्रक्रिया में, उससे जो सांसद है, जो व्यक्ति का इंडिविजुअल रोल है सांसदों का, वो कम होता जा रहा है, वही आपको बताना है इसमें।
ये क्वेश्चन है दोस्तों। लगभग डे 22 तक हमने आपको क्वेश्चन शेयर कर दिए। GS2 के लगभग सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको शेयर कर दिए। यदि आप इन क्वेश्चनों को, पॉलिटी वाले इस पार्ट को, अगर इन क्वेश्चनों का आंसर देने में आप सक्षम हो जाएंगे, डेफिनेटली GS2 के पॉलिटी पार्ट आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। और गारंटी है, यदि आपने हमारे वीडियो देखे हैं और हमारे नोट्सों को देखा है तो डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चनों का आंसर देने में आप पूरी तरह सक्षम होंगे, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे उन वीडियो को ज़्यादा देखें, और हमारा यही प्लान रहेगा कि अभी हमारी जैसे पॉलिटी खत्म हो जाएगी तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चन आपको शेयर कर दिए। इसके अलावा हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी जैसे खत्म होगी, इकोनॉमी के टॉपिक बाय टॉपिक आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो इससे आप आंसर राइटिंग भी करते रहना, और इससे आपको एक तरह से हमारी आपकी आंसर राइटिंग सुधरेगी। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि हमारे इन वीडियो को देख के अपना तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार हम GS1 में भी करेंगे जब हिस्ट्री होती जाएगी, तो इस प्रकार से हम करते जाएंगे। जो मेजर सब्जेक्ट है उनको इस प्रकार से करेंगे, और हमारा एक मानना है कि जिस टॉपिक को आप पढ़े उसी की आंसर राइटिंग करो ताकि उसका आप यूज कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इस महासीरीज से जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फॉलो करना है, और जो वीडियो आपने नहीं देखी उसको देखना है। हम इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपको NCERT पढ़ाई जा रही है, NCERT को वीडियो आपको कंटिन्यू शेयर किया जा रहा है, और NCERT बहुत हॉलिस्टिक तरीके से, बहुत कॉन्सेप्ट को लेकर के, प्रीवियस के क्वेश्चन को साथ में लेकर के आपको शेयर की जा रही है। आप वीडियो देख सकते हैं। अब तक हिस्ट्री की 6th क्लास की NCERT में लगभग 5 वीडियो कर दिए गए। अभी दीपावली की वजह से हम कुछ वीडियो शेयर ज़्यादा नहीं कर पा रहे, लेकिन कंटिन्यू दीपावली के बाद बैक टू बैक आपको वीडियो मिलेंगे, और वीडियो भी बहुत कम लेंथ के, 40 मिनट 45 मिनट के रहेंगे। उनको आप इजीली देख सकते हैं, लेकिन देखो जरूर। 2024 में एग्जाम देने वाले बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 में एग्जाम देने वाले लोगों के लिए मेंस के आंसर राइटिंग के लिए NCERT बहुत जरूरी है। तो हम NCERT है वो आपको करवा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम सिलेबस तो करवा रहे हैं आपको कवर में, जितना हो पाएगा उतना करवाने की कोशिश करेंगे। लगभग पॉलिटी का कुछ टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। हिस्ट्री का हमने 4-5 वीडियो प्रोवाइड करवा दिए, इकोनॉमी के कुछ वीडियो प्रोवाइड करवा दिए, और ज्योग्राफी के भी करवा दिए। हम इन मेजर सब्जेक्टों को पहले लेके चलेंगे, पहले इनको फिनिश करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएंगे। इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग के लिए ये आपको बता दिया गया मैंने कि डेली आंसर राइटिंग है, इसमें आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। आपको आंसर का फॉर्मेट भी हम बना के दे देंगे यदि आपको इशू आता है तो, ठीक है। इसके अलावा ऐसे के कुछ टॉपिक है अब हम डालेंगे। अभी तक हमने एक ऐसे का टॉपिक डाला, अब हम ऐसे के टॉपिक भी डालेंगे ताकि आप ऐसे पर लिखें, और जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसी को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उससे आपको फायदा होगा। इसके अलावा डेली करंट की कुछ चीज़ें जो है उसको देंगे, और एक मैगजीन है उसको भी पढ़ाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी मई की मैगजीन है, उसको जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम जून की मैगजीन पे जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपके लिए पूरी हॉलिस्टिक तैयारी 1 सितंबर से चलाई गई थी, और कंटिन्यू हम इसमें वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसलिए इसके लिए आपको दोस्तों हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें, हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर ज्वाइन करें, और ये वाली चीज़ है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ताकि आपके बहुत सारे दोस्त हैं, विशेषकर जो गाँव के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनको यही बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उनको किसी प्रकार की कोई कोचिंग अदर चीज़ें करने की कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते कंडीशंस हमारी है कि जो भी कैंडिडेट इन वीडियो को देखें इनका फॉलो जरूर करें, इनको समझें। यदि उनको कोई इशू है तो उसको कमेंट में जरूर बताएं। हमारा मुख्य उद्देश्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और आपकी तैयारी ज़्यादा मजबूत हो। इसके लिए एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको चीज़ चलाई जा रही है। जितने ज़्यादा आप फायदा ले सकते हैं ये आप पे डिपेंड करेगा कितना फायदा आप उठा रहे हैं। इसके लिए दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। ये PDF आपको शेयर कर दी जाएगी। अगले 22 मतलब अगले 10-20 कुछ दिन के क्वेश्चन आपको एक साथ शेयर कर दिए जा रहे हैं। जब तक डे 20 का हमारा शेड्यूल खत्म नहीं होगा, हम हमारे हिसाब से देखेंगे कि हाँ अब डे 20 के समाप्त हो गए, उस दिन तक के बाद हम नए क्वेश्चन आपको शेयर करेंगे। इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको आज के इस दीपावली के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी दीपावली बहुत खुशी रहे, आपका परिवार सुखी रहे, और आप आने वाले भविष्य में अपनी सफलता की ओर ज़्यादा बढ़े। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।